ये जो इन्होंने कहा है कि साहब मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे संदिग्ध की निगाह से देख करके बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर या एक सामान्य नागरिक के तौर पर या गवाह के तौर पर। गवाह बनने का तो इन्होंने कोई प्रस्ताव रखा नहीं है, जैसे 3 और लोगों ने रखा है कि हम सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं। तो इस तरह की बातें ये क्यों कर रहे हैं ईडी से? ये बेसिकली पब्लिक पोस्चरिंग है। ये जनता को दिखाना चाहते हैं कि देखिए ईडी मेरे को हैरेस करना चाह रही है और मुझे बता नहीं रही कि मुझे क्यों बुलाया है, तो मैं क्यों जाऊं। ये एक पब्लिक पोस्चरिंग है, जबकि कानून में साफ साफ लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज कॉल्ड और गिवन समन टू अटेंड और अपीयर फॉर हियरिंग और इंक्वायरी। तो पर्सन में तो आप कुछ भी हो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और आप नहीं आ रहे हो तो आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दो। पहला मुद्दा ये आ जाता है। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब मुझे एज ए गवाह के रूप में बुलाया गया है। आपको हो सकता है कि हमने एज ए जस्ट इंक्वायरी के लिए बुलाया हो, क्योंकि बाकी जो लोग अरेस्टेड हैं उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने आपका नाम लिया कि साहब हमने, केजरीवाल ने हमें कहा था ये जो विजय नायर है ये मेरा खास आदमी है। अब आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये सही है या गलत है। हम तो एज ए पर्सन आपको बुला रहे हैं। अगर आप ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो कहा नहीं, तो फिर सवाल ये आता है कि जो ईडी के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे, ईडी इनके कागज सामने रख देगी, जो फेस टाइम की रिकॉर्डिंग होगी मान लीजिए। तब अभी तक तो ये एक्यूज नहीं थे, अब ये एक्यूज बन गए झूठ बोलने से। कि आप देखिए, अगर बोल देते कि हाँ मैंने कहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आप विटनेस थे। अब आप झूठ बोल रहे हैं तो आप एक्यूज हो गए। और हो सकता है कि अगर आपके खिलाफ और भी सबूत हो तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो कहीं पे आपका रोल एज ए विटनेस भी हो सकता है, कहीं पे आप एक्यूज्ड भी हो सकते हैं, कहीं पे आप पार्टी के कर्ता धर्ता है तो आपको एज ए कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी भी पूछा जा सकता है, और किसी सवाल पे आपको एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली भी पूछा जा सकता है। तो एक व्यक्ति अगर 4 रोल लेके चलता है तो 4 तरह के सवाल हो सकते हैं। तो हम तो आपको चारों के रूप में बुला रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा विचित्र आर्ग्यूमेंट है इनका, उसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। अब किसने उनको क्या एडवाइस किया है, जिसने भी किया है बहुत गलत एडवाइस किया है। केस की मेरिट पर अगर हम जाएं विजय जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है मनीष सिसोदिया की याचिका पर, जो वो जमानत के लिए लेकर के गए थे, उस याचिका से तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसने तो इनको एक तरीके से और नंगा किया है। तो ऐसे में जो केस की अब गंभीरता निकल करके सामने आ रही है, अब तक तो लोग कह रहे थे कि 100 करोड़ की बात है, किसी साउथ की कंपनी से पकड़े हैं या इस तरीके की बातें हैं, लेकिन अब तो एक फिगर आ गई है 338 करोड़ की आ गई है। तो ये केस एक्चुअल में मनीष सिसोदिया हों, संजय सिंह हों, अरविंद केजरीवाल हों, और अभी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, किस किस तक जाएगा। और कई अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, 1 दर्जन के आसपास गिरफ्तार हैं, जिनमें से 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं। तो अगर हम केस की मेरिट पे बात करें तो ये कितना इन लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर जानलेवा साबित होने वाला है। देखिए, तीनों मुद्दों के अंदर अगर आप देखें तो सजा 7 साल तक हो सकती है। अगर आपको 7 साल ना भी हो, आधी सजा भी हो जाए, 3.5 साल भी हो जाए, 3 साल भी हो जाए, 2 साल भी हो जाए, तो ये आप मान लीजिए कि जो भी आपके पास अभी पोजीशंस हैं एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, चाहे राज्यसभा या विधानसभा, आपको उससे इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी जी का केस हम देख ही चुके हैं। अगर सजा ज़्यादा होती है तो पहली स्थिति तो रिज़ाइन की है। दूसरा, जब आप सजा काट के वापस आएंगे जेल से, उसके बाद 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते। वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ये प्रावधान बहुत क्लियर है। तो मान लीजिए 3 साल की सजा के बाद, आज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सजा घोषित होती है, उदाहरण के लिए आज से 3 साल बाद, और उसके फिर 6 साल, तो 9 साल, या जो भी सजा है वो उतना प्लस 6 साल। कहने का मतलब ये है कि 6 साल का कहने का पर्पज़ ये है कि आप 2 चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आज अगर एक दिन पहले भी चुनाव से होगा तो 5 साल प्लस 1 साल, तो 2 चुनाव तो आपके चले गए। बाकी रहा पनिशमेंट टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी है। तो 2 साल चुनाव नहीं लड़ने का, 2 बार चुनाव नहीं लड़ने का मतलब भारत की राजनीति में होता है कि आप 10 साल एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। आप कैंपेनिंग कर सकते हो,
लेकिन आप किसी भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब 10 साल आप सत्ता से बाहर हो एज ए रिमोट कंट्रोल, फिर आप किसको बैठाओगे? लालू जी ने तो अपने बेटों को बैठा दिया, बाकी लोगों ने अपने बेटों को बैठा दिया। हो सकता है केजरीवाल साहब अपने बेटे को तैयार करें चुनाव राजनीति के लिए, बेटी को करें, वाइफ को करें। तो अगर इनको अपनी पकड़ पार्टी में बनाए रखनी है तो घर के लोगों को सामने करना होगा, क्योंकि अब खुद तो आप नहीं लड़ पा रहे हो। तो ये एक राजनीतिक दुविधा है और राजनीतिक सुसाइड भी है एक हिसाब से, कि अच्छा भला इनके पास एक, मैं कहूँगा, जनता का आदेश था, आप आराम से राज कर रहे थे, दुनिया भर का आपके पास स्टेट फंड था, अच्छा आप काम करते, जनता आपको दोबारा जिताती। ये सब घोटालेबाजी करने की ज़रूरत क्या थी? कभी कभी तो ये सोच के ताजुब होता है कि ये सब करने की ज़रूरत क्या थी, किस बात का इतना लालच था, या कब बुद्धि भ्रष्ट हुई थी इनकी। अब ये तो वही जानते हैं। लेकिन जो भी हुआ, अब कानून में तो एक बार कहा जाता है ना कि सर, वंस क्राइम और ऑफेंस इज एस्टैब्लिश्ड, पनिशमेंट हैज़ टू फॉलो। ये नहीं हो सकता कि अगर आपका पनिशमेंट मिल गया या अगर आपने कोई क्राइम किया, वो पकड़ा गया, आपको पनिशमेंट ना मिले। ये कानून व्यवस्था में नहीं होता है। तो जो भी आपने गलतियां करी होंगी, उस हिसाब से प्रोपोर्शनेटली जो भी फाइन बनता है या पनिशमेंट मिलता है, वो आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि कानून की प्रक्रिया या दंड नीति तो यही कहती है।